बहुत दिनों पुरानी बात है कि एक राजा और उसकी रानी साथ रहते थे। उनकी 7 बेटियां थीं। एक बार किसी राजा ने उस राज्य पर हमला कर दिया। लड़ाई हुई और लड़ाई में राजा हार गया। दुश्मन राजा उसको पकड़ कर ले गया और उसकी रानी और 7 बेटियों को वहीं पर छोड़ गया। अब वे सब बेचारे अकेले रह गए थे। रानी ने वह महल छोड़ दिया और वह अपनी बेटियों को लेकर एक छोटे से घर में चली गई। उनका समय खराब था, इसीलिए जब कभी उनको खाना मिल जाता तो वह उनके लिए बड़ी ही खुशमती का दिन होता था। एक दिन उनके घर के पास एक फल बेचने वाला आया तो रानी ने उसको कुछ अंजीर खरीदने के लिए रोक लिया। जब वह अंजीर खरीद रही थी तो उसी समय वहां से एक बुढ़िया भी जा रही थी। वह बुढ़िया भीख मांगने का काम करती थी और रानी के पास भी आकर भीख मांगने लगी। तब रानी ने कहा, ओ काश मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाती, पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूँ, तुम्हारी मदद कहाँ से करूँगी? बुढ़िया ने पूछा, तुम कैसे गरीब हो गई? रानी बोली, तुम्हें नहीं मालूम मैं स्पेन की रानी हूँ। मेरे पति के ऊपर हमला हो गया था और वह हारे गए। बस तभी से मैं गरीब हो गई हूँ। ओह बेचारी तुम, पर क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे साथ यह बुरा क्यों हो रहा है? तुम्हारे पास तुम्हारी एक बेटी है जिसकी शुरुआत ही खराब हुई है। जब तक वह तुम्हारे घर में तुम लोगों के साथ रहेगी तुम्हारा घर फूलेगा फलेगा नहीं। रानी ने कहा, कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि मैं अपनी एक बेटी को कहीं बाहर भेज दूं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा यही मतलब है और तुम्हारी बदकिस्मती का यही एक हल है। यह बदकिस्मत लड़की कौन सी है? रानी उस बुढ़िया के भुलावे में आ गई और पूछने लगी। तब बुढ़िया ने कहा, यह वह लड़की है जो अपने हाथ एक के ऊपर एक रख करके सोती है। आज की रात जब तुम्हारी बेटियां सो रही हो तो एक मोमबत्ती लेना और तब तुम उन सबको देखना। तुम्हारी जो भी बेटी हाथ पर हाथ रखे सो रही होगी उसको तुम बाहर भेज देना, तभी तुम अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सकोगी। यह सुनकर रानी ने वही करने का विचार कर लिया जो उस बुढ़िया ने कहा था। वह आधी रात को उठी, उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी 7 बेटियों को देखने चली। वे सब सो रही थीं, कुछ हाथ मोड़े सो रही थीं, किसी के हाथ उसके गाल के नीचे रखे हुए थे तो किसी के हाथ उसके तकिए के नीचे रखे हुए थे। देखते देखते वह अपनी आखिरी बेटी के पास पहुंची जो उसकी सबसे छोटी और सबसे प्रिय बेटी थी। वह भी सो रही थी। उसने देखा कि वह अपने हाथों को एक के ऊपर एक रख के सो रही थी। उसको इस हालत में सोता देखकर वह बहुत दुखी हो गई और रो पड़ी। वह अपनी उस सबसे छोटी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसको घर से बाहर निकालने की तो वह सोच भी नहीं सकती थी, पर क्या करती? वह धीरे से बुदबुदाई, क्या करूं बेटी, तुझे मुझे घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने यह कहा कि तभी उसकी वह लड़की जाग गई। उसने देखा कि उसकी माँ एक जलती हुई मोमबत्ती लिए खड़ी है और रो रही है। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ माँ?
तुम क्यों खड़ी यहाँ पर रो रही हो? कुछ नहीं बेटी, आज एक बुढ़िया भीख मांगने आई थी। उसने कहा कि हम तभी खुशहाल होंगे जब हम अपनी उस बेटी को घर से बाहर भेज देंगे जो एक के हाथ पर दूसरा हाथ रखकर सोती हो, और वह बदकिस्मत बेटी तुम हो। बेटी बड़ी सादगी से बोली, अरे तो क्या तुम इस बात पर रो रही हो? मैं जरा कपड़े पहन लूं माँ, मैं अभी घर से बाहर चली जाती हूँ। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने, अपना कुछ जरूरी सामान एक पोटली में बांधा और घर छोड़कर चल दी। रानी उसको देखती रह गई कि उसकी वह बेटी कितनी आसानी से अपना घर बार छोड़कर चली जा रही है। काफी चलने के बाद वह लड़की एक ऐसे खाली मैदान में आ पहुंची जहां केवल एक मकान खड़ा हुआ था। वह उस मकान तक गई तो उसने उस मकान के अंदर कुछ बुनने काटने की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने झांक कर देखा तो देखा कि कुछ स्त्रियां वहां पर कपड़ा बुन रही थीं। उसको दरवाजे पर खड़ा देखकर उन बुनने वाली स्त्रियों में से उस स्त्री ने उसे कहा, आओ अंदर आ जाओ, वहां बाहर क्यों खड़ी हो? लड़की अंदर चली गई। स्त्री ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बदकिस्मत, क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगी? जरूर। उन्होंने उसको घर में झाड़ू लगाने और घर के दूसरे छोटे मोटे कामों के लिए उसे रख लिया और बता दिया कि तुम्हें ये काम करने हैं। फिर बोली, सुनो ओ बदकिस्मत लड़की, आज रात हम बाहर जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो हम बाहर से दरवाजा बंद करके जाएंगे। तुम भी अंदर से ताला लगा लेना। जब तक हम सुबह को वापस आएंगे तब हम बाहर से अपना दरवाजा खोल लेंगे और तुम हमारे लिए अंदर से दरवाजा खोल देना। तुम्हारा काम यहाँ यही है कि कोई भी हमारी सिल्क या बेल या हमारा बुना हुआ कपड़ा चोरी ना करे और उन्हें नष्ट ना करे। बस इतना कहकर वे चली गईं। आधी रात हुई तो बदकिस्मत कैंची चलने की आवाज सुनी। उसने तुरंत एक मोमबत्ती जलाई और उसको हाथों में लेकर कपड़ा बुनने की जगह चल दी। वहां उसने देखा कि एक स्त्री कैंची से कपड़ा बुनने की मशीन से सुनहरा कपड़ा काट रही थी। उसको लगा कि उसकी बदकिस्मती यहाँ भी उसके पीछे पीछे चली आई है। सुबह को उसकी मालकिनें लौटी। उन्होंने बाहर से दरवाजा खोला और इस लड़की ने अंदर से दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर आई तो उनकी निगाहें फर्श पर पड़े हुए कपड़े के टुकड़ों पर पड़ी तो वे उस पर चिल्ला पड़ी, अरे ओ बेशरम, क्या तुम इस तरह से हमारी भलाई का बदला हमको दोगी? चली जाओ यहाँ से। तुमको एक काम दिया था करने के लिए और वो भी तुमसे न हुआ। और यह कहकर उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। वह लड़की बेचारी फिर चल दी। गांव-गांव होते हुए अब की बार वह एक शहर में आ पहुंची। वहां एक दुकान के सामने रुकी जहां एक स्त्री रोटी सब्जी शराब आदि बेच रही थी। वहां जाकर उसने भीख मांगी तो उस स्त्री ने उसको थोड़ा सा रोटी और एक गिलास शराब दे दिया। तभी उस दुकान का मालिक लौटा तो उसको उस लड़की पर तरस आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे रात को अपनी दुकान में बोरियों के ऊपर सोने दे। दुकानदार और उसकी पत्नी ऊपर सो गए और वह बदकिस्मत लड़की उस रात दुकान में बोरियों के ऊपर सो गई।
रात में पति पत्नी ने नीचे कुछ आवाज सुनी तो वे लोग आवाज सुनकर नीचे देखने आए कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि शराब की बोतलों की डांट खुली पड़ी हुई है और उन बोतलों की शराब सारी दुकानों में बह रही थी। फिर वे लड़की को ढूंढने लगे तो दुकानदार ने देखा कि वह तो डरी हुई बोरों के ऊपर बैठी हुई है, जैसे उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो। वह उस पर चिल्ला पड़ा, अरे ओ बेशरम लड़की, तुझे ही यह सब करना था, तूने क्या किया? मैं तुझे इसकी जिम्मेदारी देकर ऊपर चला गया था, तुमने तो मेरा सारा सत्यानाश कर दिया, निकल जा यहाँ से। यह कहकर उसने एक डंडी उठाई और उसको मारते मारते घर से बाहर निकाल दिया, बिना जाने कि अब वह कहाँ जाएगी। वह बदकिस्मत रोती हुई वहां से दौड़ लगा ली। दौड़ते दौड़ते उसको सुबह हो गई। सुबह को उसे एक स्त्री मिली जो कपड़े धो रही थी। वह वहां खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। वह स्त्री उस लड़की को इधर उधर देखते हुए बोली, तुम क्या देख रही हो बेटी? मैं रास्ता भूल गई हूँ माँ जी। क्या तुम कपड़े धो सकती हो और उनको इस्त्री भी कर सकती हो? हाँ, तब तो तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं इन कपड़ों को साबुन लगाती जाती हूँ, तुम इनको धोती जाओ। वह लड़की उन साबुन लगे कपड़ों को धोती गई और सुखाती गई। जब वे सूख गए तो उसने उनको मरम्मत करने लायक प्रेस करने के लिए इकट्ठा कर दिए। ये कपड़े राजकुमार के थे। जब राजकुमार ने अपने कपड़े देखे तो वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके कपड़े कितने अच्छे तरीके से तैयार किए गए थे। उसने उस धोबी से कहा, तुमने पहले तो कभी इतने अच्छे तरीके से मेरे कपड़े नहीं सजाए। मुझे लगता है कि मुझे तुमको कुछ इनाम देना चाहिए। और उसने उसको 10 सोने के सिक्के दे दिए। उस स्त्री ने उन पैसों को रोटी बनाने के लिए आटा खरीदने में खर्च कर दिए। उसने उस आटे की रोटियां बनाई जो अंगूठी की शक्ल की थीं और उनमें सौंफ और तिल पड़े हुए थे। उसने वे दोनों रोटियां उस लड़की को देते हुए कहा, इनको तुम समुद्र के किनारे ले जाओ और वहां जाकर मेरी किस्मत को इस तरीके से पुकारना, आओ किस्मत आओ, ऐसा 3 बार पुकारना। तीसरी बार पुकारने पर मेरी किस्मत वहां पर आ पहुंचेगी। तुम उसको यह एक गोला रोटी दे देना और मेरी तरफ से उसे नमस्ते कहना। तब उससे यह पूछना कि तुम्हारी किस्मत कहाँ है, और जब तुम्हारी किस्मत आ जाए तो उसके साथ भी ऐसा ही करना। वह बदकिस्मत लड़की धीरे धीरे समुद्र के किनारे की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने जैसा उस धोबी ने उससे कहा था उसी तरीके से उसकी किस्मत को पुकार लगाई। जैसे ही उसने तीसरी बार उसको पुकारा, किस्मत बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने उसे धोबिन का संदेश दिया और उसकी बनी हुई रोटियां भी उससे दे दी। फिर उससे पूछा, ओ धोबिन की किस्मत, क्या आप मुझे मेरी किस्मत के बारे में कुछ बताने की मेहरबानी करेंगी? सुनो, तुम यह खच्चर वाला रास्ता पकड़कर इस पर चलती जाओ जब तक तुम एक भट्टी तक न पहुंच जाओ। भट्टी के पास एक गड्ढा है जिसके पास एक बुढ़िया जादूगरनी बैठती है। बहुत ही नम्रता से उसके पास जाना और यह रोटी उसको दे देना, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत है। वह यह रोटी लेने से मना कर देगी और
तुम्हारा अपमान भी करेगी, पर यह रोटी तुम उसके लिए उसके पास ही छोड़ देना और वापस चली आना। सो वह लड़की उस खच्चर वाले रास्ते पर चल दी और चलती रही जब तक वह भट्टी तक नहीं आ पहुंची। वहां उसको एक बुढ़िया भी बैठी हुई मिल गई। उस बुढ़िया में से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि वहां पहुंचकर उस लड़की का जी मिचलाने लगा। पर धोबिन की किस्मत की बात याद करके वह उसके पास बड़ी ही नम्रता से गई और उसको वह रोटी देते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी किस्मत, क्या तुम मेरी यह रोटी ले लोगी? पर उस लड़की की बात पूरी होने से पहले ही वह बुढ़िया बोल पड़ी, चली जाओ यहाँ से, तुमसे रोटी किसने मांगी है? और वह उसकी तरफ से पीठ फेर कर बैठ गई। अब उस बदकिस्मत ने वह रोटी वहीं उसके पास रख दी और वापस लौट आई। अगला दिन सोमवार था, धुलाई का दिन था। धोबिन ने कपड़े साबुन के पानी में डुबो कर रखे हुए थे और फिर उसमें झाग उठने लगा। बदकिस्मत उसको मलने लगी और धोकर सुखाने के लिए डालने लगी। जब वे सूख गए तो उसने उनकी मरम्मत की और उनको इस्त्री किया। धोबिन ने उसको एक टोकरी में रखा और उनको राजा के महल ले चली। कपड़े देखकर राजा ने कहा, धोबिन, अब तुम यह नहीं कहना कि तुमने इससे पहले भी कभी कपड़े इतनी अच्छी तरीके से धोए थे और इस्त्री किए थे। इस मेहनत के लिए उसने उस दिन भी उसको 10 सोने के सिक्के और दे दिए। अब क्या था, धोबिन ने और आटा खरीदा और फिर से 2 रोटियां अंगूठी की शक्ल में बना दी और बदकिस्मत को उनको देकर समुद्र के किनारे भेज दिया। अगली बार बदकिस्मत ने राजकुमार के कपड़े धोए। राजकुमार की शादी होने वाली थी, सो उसको बहुत बढ़िया धुले और इस्त्री किए गए कपड़े चाहिए थे। इस काम के लिए उसने धोबिन को 20 सोने के सिक्के दिए थे। इस बार धोबिन ने न केवल रोटी का आटा खरीदा बल्कि बदकिस्मत की किस्मत के लिए एक सुंदर सी पोशाक, एक बहुत बढ़िया कपड़ा, एक नाजुक सा रुमाल, एक कंघी बालों में लगाने वाला खुशबूदार तेल और कुछ और चीजें भी खरीद दी। वह बदकिस्मत यह सब सामान लेकर उस भट्टी की तरफ चल दी और वहां जाकर गड्ढे के पास बैठ गई। अपनी किस्मत बुढ़िया से बोली, ओ मेरी प्यारी किस्मत, यह तुम्हारी रोटी है। वह किस्मत अब तक बदकिस्मत से ज्यादा हिलती मिलती रही थी, सो वह रोटी लेने के लिए उसके पास तक आ पहुंची। जैसे ही बदकिस्मत की किस्मत उसके पास आई तो बदकिस्मत ने उसको पकड़ लिया। उसने उसको साबुन लगाकर नहला दिया, फिर उसने उसके बाल बनाए और उसको नए कपड़े पहनाए। पहले तो वह बुढ़िया कुछ बल खाई, पर फिर बाद में शांत हो गई। सारे श्रृंगार पतार करने पर वह बदली हुई एक इंसान हो गई। उसने कहा, ओ बदकिस्मत, अब तुम मेरी बात सुनो। मेरे लिए, तुम्हारी इन सब मेहरबानियों के लिए मैं तुमको यह एक छोटा सा बक्सा भेंट कर रही हूँ। ऐसा कहकर उसने उसको छोटा सा बक्सा दे दिया। बदकिस्मत उस बक्से को लेकर तुरंत ही धोबिन के पास भागी। घर जाकर उसने वह बक्सा खोलकर देखा कि उसमें कपड़ों पर लगने वाली बेल का एक टुकड़ा रखा हुआ था। धोबिन और बदकिस्मत दोनों ही उस छोटे से बेल के टुकड़े को देखकर बहुत निराश हुई। उनके मुंह से निकला, क्या बेकार सी चीज है, और उसको अलमारी के एक कोने में
नीचे की तरफ ठूस दिया। अगले हफ्ते जब धोबिन धुले हुए कपड़े लेकर महल गई तो उसको राजकुमार काफी उदास लगा, क्योंकि वह राजकुमार को अच्छी तरीके से जानती थी। सो उसने उनसे पूछ लिया, राजकुमार क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? यहाँ मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और हमें अभी पता चला है कि मेरी दुल्हन की पोशाक में लगने वाली बेल का एक टुकड़ा नहीं मिल रहा है और वैसी बेल का टुकड़ा हमारे सारे राज्य में कहीं भी नहीं मिल रहा है। राजकुमार जरा रुको कहकर धोबिन घर दौड़ी गई। घर जाकर तुरंत ही उसने उस अलमारी से वह बेल का टुकड़ा ले लिया। उसने बेल का वह टुकड़ा निकाला और दौड़ी हुई राजकुमार के पास वापस लौट आई। उन्होंने उस बेल के टुकड़े को दुल्हन की पोशाक की बेल से मिलाकर देखा तो वह बिल्कुल हूबहू उसी से मेल खा रही थी। राजकुमार खुशी से बोला, ओ आज तुमने मुझे बचा लिया धोबिन, मैं तुमको इस बेल की तौल के बराबर सोना देना चाहता हूँ। सो उसने एक तराजू मंगवाया। उसके एक पल्ले में उसने वह बेल रख दी और दूसरे पल्ले में सोना। पर उसने कितना भी सोना तराजू के पल्ले पर रखा, वह बेल के वजन के बराबर नहीं हो सका। बेल का पल्ला हमेशा भारी ही रहा। फिर उसने उस बेल का वजन एक दूसरी तरफ की तराजू से लेना चाहा, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो वह अपनी धोबिन से बोला, धोबिन सच बोलना, इतना छोटा सा बेल का टुकड़ा इतना भारी कैसे हो सकता है? तुमको यह बेल का टुकड़ा कहाँ से मिला? अब धोबिन के पास पूरी कहानी बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कहानी सुनने के बाद राजकुमार ने उस बदकिस्मत से मिलने की इच्छा प्रकट की। धोबिन ने उस बदकिस्मत के लिए कुछ अच्छे कपड़े और गहने इकट्ठे कर लिए थे। सो वे उनसे उसको पहनाए और उसको महल लेकर पहुंच गई, क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी और दरबार की रस्मों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। सो जब वह बदकिस्मत राजा के कमरे में घुसी तो उसने उसको शाही तरीके से झुककर प्रणाम किया। राजकुमार ने उसका स्वागत किया और उसको बैठाने के लिए एक जगह दे दी। फिर पूछा, मगर तुम कौन हो? तब उस बदकिस्मत ने बताया कि मैं स्पेन के राजा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे पिता को लड़ाई में हराकर उनकी गद्दी छीन ली गई थी और उनको जेल में डाल दिया गया था। मेरी बदकिस्मत ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दुनिया में मुझे बहुत अपमान मिला, बहुत मार मिली और बहुत बार मुझ पर इल्जाम लगाए गए। और फिर उसने राजकुमार को सब बता दिया। इसके बाद राजकुमार ने सबसे पहला काम तो यह किया कि उसने उस कपड़ा बुनने वालियों को बुलवाया, जिनका कपड़ा और बेल सब बदकिस्मत की किस्मत ने कटवाया था। उसने उनसे पूछा, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ था? उन्होंने कहा था 200 सोने के सिक्के। राजकुमार ने उनको 200 सोने के सिक्के दे दिए और कहा, ये लो अपने 200 सिक्के, और एक बात यह जान लो कि वह बेचारी लड़की जिसको तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया था, वह स्पेन के राजा की बेटी है। बस अब तुम लोग यहाँ से चली जाओ। फिर उसने उस दुकानदार वालों को बुलवाया जिनकी दुकानों में उस बदकिस्मत की किस्मत ने शराब बिखेर दी थी। उसने उनसे भी पूछा, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? उन्होंने कहा 300 सोने के सिक्के।
यह लो, अपने 300 सोने के सिक्के पर किसी राजा की बेटी को मारने से पहले 2 बार सोच लेना। जाओ और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। फिर उसने अपनी होने वाली पत्नी को भी शादी करने से मना कर दिया और उस बदकिस्मत से शादी कर ली। उस बदकिस्मत को उसने उसकी इज्जत के तौर पर 2 बिन दे दिया। अब हम इस खुशी जोड़े को यहीं छोड़ते हैं और बदकिस्मत की माँ के पास चलते हैं। जब रानी की सबसे छोटी बेटी घर छोड़कर चली गई, तभी से उसकी किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगा। इससे उसको ऐसा लगा कि वह बुढ़िया सच बोल रही थी। एक दिन उसका भाई और भतीजा एक बड़ी सेना लेकर आए और उन्होंने अपनी बहन के राज्य को फिर से जीत लिया। रानी और उसकी 6 बेटियां फिर से अपने महल में चली गईं और फिर से अपने पुराने ऐशो आराम से रहने लगीं। पर उनके दिमाग से उनकी सबसे छोटी बेटी और बहनों के दिमाग से सबसे छोटी बहन की याद नहीं गई थी। उसके बारे में तो जब से वह घर छोड़कर गई थी तब से किसी ने अब तक कुछ नहीं सुना था। इस बीच राजकुमार ने सुन लिया कि बदकिस्मत की माँ अपने महल में वापस चली गई है, तो उसने बदकिस्मत की माँ को यह संदेशा भेजा कि उसने उनकी बेटी से शादी कर ली है। उसकी माँ यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और अपने कुछ नौकरों और दासियों को लेकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चल दी। इसी तरह से बेटी भी अपने कुछ नौकर और दासियों को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए चल दी। वे दोनों अपने अपने राज्य की हदों पर मिल गईं। वे सब खुशी के मारे एक दूसरे से बार बार लिपट जाती थीं। बेटी के मिलने पर दोनों राज्यों में बहुत खुशियां मनाई गईं और माँ और बेटी दोनों ही बहुत प्रसन्न हुईं। राजा भी छूटकर अपनी रानी के पास आ पहुंचा था। पूरा राज्य घराना अब खुशी से अपना जीवन बिताने लगा।